हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग। सो आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी, उसमें जो है वो हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ा रहे थे, यानी कि रिवर्स के बारे में आपको कंप्लीट करवा रहे थे। तो आज के सेशन में जो है वो हम राजस्थान की जो महत्वपूर्ण या प्रमुख नदी आ जाती है चंबल नदी, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि हम जो है वो मतलब अपवाह तंत्र के अकॉर्डिंग चलते आ रहे हैं, यानी कि राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में अरब सागर के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था, और अभी जो है वो हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ले जाकर जल गिराने वाली नदियों का जो आती हैं उनके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी के बारे में देखते हैं। तो आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। चंबल नदी तो ये जो है वो हमारे राजस्थान की चंबल नदी है, जो कि आप सभी को पता है भी है। तो अगर हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो जाना पाव की पहाड़ी, इसका उद्गम होता है जाना पाव की पहाड़ी, महू प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो है वो इसका उद्गम होता है। ठीक है, यानी कि चंबल नदी का उद्गम जो है वो जाना पाव की पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। फिर अगर हम बात करें तो ये नदी जो है वो राजस्थान में कहाँ पे एंटर करती है, तो चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो एक बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध, और राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में आता है। इसके साथ में जो है वो यहाँ पे यानी कि मध्य प्रदेश में इसके ऊपर एक और बांध बना हुआ है, जो कि नाम आ जाता है उसका गांधी सागर, गांधी सागर बांध। और राणा प्रताप सागर बांध जो आता है इसकी एमपी और राजस्थान की अगर हम देखें तो 50% और 50% आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो है वो आता है यहाँ पे कोटा। कोटा कोटा के अंदर जो है वो दो बांध आपको देखने को मिल जाते हैं, एक तो जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और एक और बांध आ जाता है जो कि कोटा के नाम पे आता है, कोटा बैराज बांध। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आती है बूंदी, बूंदी के बाद में जिला आता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में जिला आता है यहाँ पे करौली, करौली के बाद में आता है धौलपुर, धौलपुर से आगे जो है ये नदी इटावा यूपी में, मुरादगंज यूपी में, मुरादगंज में यमुना नदी में, यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी आती है चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी आ जाती है, सबसे लंबी नदी आती है। चंबल की प्रमुख सहायक नदी बनास नदी आती है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चमरणवती नदी है। नाम के बारे में अगर हम बात करें
तो इससे राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु नित्यवाहिनी, नित्यवाहिनी नदी, राजस्थान की कामधेनु नित्यवाहिनी नदी बारहमासी, बारहमासी नदी। और एक आ जाता है वाटर सफारी, वाटर सफारी इसको कोटा जिले में कहा जाता है। वाटर सफारी के नाम से इसको जाना जाता है। प्राचीन नाम चमरमती नदी आ जाता है। रावत भाटा कहाँ पे आ जाता है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में आ जाता है। ठीक है। जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध और सवाई माधोपुर इस नदी की कुल लंबाई कितनी आ जाती है? कुल लंबाई कितनी आती है? तो 1051 किलोमीटर कुल लंबाई आती है। और अगर हम देखें तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी आ जाती है? राजस्थान में इसकी कुल लंबाई आती है 135 किलोमीटर। ठीक है। और अगर हम बात करें तो चंबल नदी जो है इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके ऊपर कौन कौन से बांध आ जाते हैं वो भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है। लेकिन फिर भी जो है वो एक बार और देख लेते हैं हम थ्योरी के फॉर्म में। चंबल नदी पर बांध, चंबल नदी पर एक सर्वप्रथम जो बांध आता है वो गांधी सागर बांध आता है। उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध आता है। राणा प्रताप सागर बांध के बाद में जवाहर सागर बांध आता है। और उसके बाद में आता है कोटा बैराज बांध आ जाता है। ये दोनों बांध जो है वो कोटा में आते हैं और ये जो है वो चित्तौड़गढ़ में आता है। और ये बांध जो है वो मध्य प्रदेश यानी कि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी। और अगर हम राजस्थान के जिलों के बारे में अगर बात करें, राजस्थान के जिलों में जो है वो चित्तौड़गढ़, उसके बाद में कोटा के बाद में बूंदी के बाद में जो है वो सवाई माधोपुर और इसके साथ में जो है वो करौली और धौलपुर जिलों में आ जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आपको वहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे जो है वो आप देख लोगे तो सफिशिएंट आपके लिए। और अगर हम बात करें तो यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से 252 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। यानी कि जो चंबल नदी जो आती है वो 252 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। 252 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और बंगाल की खाड़ी की राजस्थान से दूरी कितनी आ जाती है? तो 2900 किलोमीटर आ जाती है। बंगाल की खाड़ी की राजस्थान से दूरी कितनी आ जाती है? तो 2900 किलोमीटर आ जाती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी से राजस्थान की दूरी कितनी आ जाती है? तो इसकी दूरी आ जाती है 2900 किलोमीटर आ जाती है। और एक और फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारी चंबल नदी जो आती है इसका जो अपवाह क्षेत्र आता है उसको किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र को
वृक्षाकार श्रेणी कहलाता है। और अगर हम बात करें तो इसमें सबसे गहरा स्थान कौन सा आ जाता है? इस नदी का सबसे गहरा स्थान आ जाता है केशोराय पाटन। और ये केशोराय पाटन कहाँ पे आ जाता है? तो ये बूंदी में आ जाता है। यानी कि केशोराय पाटन जो है वो राजस्थान के किस जिले में आता है? तो ये बूंदी में आता है। ठीक है, दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर एकदम से साफ। तो ये तो जो है वो हमारी चंबल नदी के बारे में बेसिक सी जानकारी हुई, यानी कि थोड़ी बहुत जो है वो मैंने आपको बताया है। फिर हम जो है वो इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आता है कि चंबल नदी जो आती है इसके कई उपनाम आ जाते हैं। ठीक है, उपनाम जो है वो मैंने आपको इधर लिखे हैं कि इसको जो है वो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, नित्यवाहिनी नदी कहा जाता है, बारहमासी नदी कहा जाता है, और इसको वाटर सफारी के नाम से जाना जाता है। जो कि कहाँ जाना जाता है? तो वो कोटा जिले में जाना जाता है। ठीक है, कोटा जिला जो आता है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर आता है। यानी कि आपसे पूछ ले कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर राजस्थान का कौन सा जिला आता है या कौन सा शहर आता है? तो वो कोटा आता है। ठीक है, कोटा में जो है वो चंबल नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं, जोहार सागर बांध और एक कोटा बैराज बांध। ठीक है, और एक जो है वो ये जो चंबल नदी जो आता है इसका प्राचीन नाम क्या आता है? तो इसको चमरवती नदी के नाम से जो है वो प्राचीन समय में जाना जाता था। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी आ जाती है? तो 1051 किलोमीटर चंबल नदी की कुल लंबाई आती है। चंबल नदी की हमारे राजस्थान में कितनी लंबाई आ जाती है? तो हमारे राजस्थान में 135 किलोमीटर इसकी हमारे राजस्थान में लंबाई आ जाती है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है महू प्रदेश या महू क्षेत्र आता है, वहां से जनापाव की पहाड़ियां आती हैं मध्य प्रदेश में, वहां से इसका उद्गम होता है। वहां से उद्गम होने के बाद में ये हमारे राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में जो है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। यानी कि चित्तौड़गढ़ में मध्य प्रदेश का जो मंदसौर है वहां पे 84गढ़ के आसपास से जो ये प्रवेश करती है। उसके बाद में ये हमारे राजस्थान के दूसरे जिले यानी कि कोटा जिले में प्रवेश करती है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ में इस चंबल नदी के ऊपर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है, रावत भाटा। और ये यहाँ पे जो है एक विद्युत उत्पादन क्षमता आती है, यानी कि विद्युत उत्पादन की इकाइयाँ भी लगाई गई हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की 50-50 आती है, 50% आती है। ठीक है, चंबल नदी के ऊपर जो बांध बनाए गए उसमें गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज बांध, जोहार सागर बांध, जो कि आपको जो है वो मिलान वाले क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं, तो आप ध्यान में रखना। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जाती है बूंदी में, बूंदी के बाद में सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, मतलब करौली में जाते हैं, फिर धौलपुर में, धौलपुर में निकलने के बाद में यानी कि हमारे इसका संगम कहाँ पे होता है? ये विलीन कहाँ पे जाके हो जाती है? तो इटावा यूपी में मुरादगंज में जाके जो है यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना नदी की सहायक नदी आती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो चंबल नदी आ जाती है। ठीक है, और अगर ऐसे देखें कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो हमारी बनास नदी आ जाती है, सबसे लंबी नदी। और क्योंकि ये जो है वो पूरी तरह से राजस्थान की नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी आती है और यूपी की भी आती है, लेकिन बनास नदी जो है वो हमारी पूरी राजस्थान की है। फिर अगर हम बात करें तो ये जो है वो इसके राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में आ जाता है? तो इसका जो है वो प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में आ जाता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसके जो है वो नोट्स बना लो। फिर हम जो है वो आगे बात करते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। यानी कि चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी आ जाती हैं? तो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी में आपको एक मोस्टली जो नदी आती है उसके बारे में तो आप सभी को पता है कि कालीसिंध नदी आती है, जो कि आप हर बार सुनते ही रहते हो। तो अब हम बात करते हैं चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। और राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी कितनी आ जाती है? तो 2900 किलोमीटर जो है वो इसकी दूरी आ जाती है, जो कि मोस्टली आपसे पूछेंगे तो नहीं, लेकिन क्या पता मान गलत हो और पूछ ले आपसे। तब हम बात करते हैं राजस्थान में चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो ये है हमारी चंबल नदी। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ से ये प्रवेश कर जाती है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नदी आती है छोटी कालीसिंध, छोटी कालीसिंध नदी। छोटी कालीसिंध नदी जो आती है वो चंबल नदी की सहायक नदी आती है। इसके बाद में जो नदी आती है वो प्रमुख नदी आती है आपके लिए, जो कि आती है कालीसिंध नदी। कालीसिंध नदी और कालीसिंध नदी और
इसमें काली सिंध नदी में आके नदी मिलती है आहू नदी, और काली सिंध नदी में दूसरी नदी मिलती है परवन नदी। ठीक है, तो ये जो है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में जो अगली रिवर आती है वो अंधेरी नदी आती है, यानी कि दूसरी जो रिवर आती है वो ये अंधेरी रिवर आती है, जो कि चंबल नदी की सहायक नदी आती है। अंधेरी रिवर जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी आती है, और इस अंधेरी रिवर में जो है वो नदी मिलती है, उसका नाम आता है पार्वती नदी। इसके बाद में यहाँ पे दूसरी नदी आ जाती है सीप नदी। और इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से लेकर कहाँ पे ये विलीन होती है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और एक और नदी आती है कुन्नू नदी, और ये हमारी चंबल नदी है ही, जो यहाँ पे जाके जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा यूपी में जाके जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे नदी आती है एक ऐसे करके गुंजाली नदी, गुंजाली नदी, और एक और नदी आती है बामणी नदी। तो ये दोनों नदी जो है वो आप दोनों साथ में याद रख लेना, गुंजाली नदी और बामणी नदी। और एक और नदी आती है यहाँ पे कुराल नदी, कुराल नदी। यानी कि ये नदी जो है वो गुंजाली नदी, और इसके पास में जो वो बामणी नदी जो कि चंबल नदी की सहायक नदी आती है, और उसके बाद में कुराल नदी। उसके बाद में अगर हम देखें तो एक और नदी आती है जो कि यहाँ से आती है, जो कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी आ जाती है। यानी कि ये नदी जो है वो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी आती है। इस नदी को यहाँ से स्टार्टिंग में तो इसको बेड़ज के नाम से जाना जाता है। इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम मेनाल नदी आता है। बिगोद भीलवाड़ा में जो बेड़च, मेनाल और बनास नदी का जो त्रिवेणी संगम होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये बनास नदी, ठीक है, ये बेड़च नदी, और इसके में आके मिलती है मेनाल नदी, जो कि फिर आगे जाके जो है ये चंबल में मिलेंगी। और इसके बाद में यहाँ पे नदी आती है ऐसे झूमती झूमती कोठारी नदी। यानी कि इस नदी में आके जो नदी मिलती है उसका नाम आता है कोठारी नदी। और फिर उसके बाद में नदी आती है खारी नदी, खारी नदी, और इसके बाद में नदी आती है डाई नदी। खारी नदी में आके एक और नदी मिलती है जिसका नाम आता है डाई नदी। ये मार कर भी पता नहीं साई छोड़ने लगा। इसके बाद में यहाँ पे नदी आती है जिसका नाम आता है डाई नदी। डाई नदी के बाद में नदी आती है यहाँ पे सहोदरा नदी। फिर नदी आती है ये बांडी नदी, और ये मानसी नदी। यानी कि मानसी नदी जो है वो बांडी नदी में आके मिलती है, और बांडी नदी जो है वो बनास नदी में, और बनास नदी मिलती है चंबल नदी में। और इधर एक और नदी आती है जो कि आती है मोरेल नदी। कंफ्यूजन मत होना, ये मेनाल नदी है, ये मोरेल नदी है। ठीक है, तो ये जो है वो जाल हुआ पूरा चंबल नदी से रिलेटेड सहायक नदियों के बारे में। यानी कि चंबल की जो सहायक नदियां आ जाती है उसके बारे में चीजें हुई। यानी कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जनापाव की पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। फिर इसमें स्टार्टिंग में नदी मिलती है छोटी काली सिंध नदी, ये यहाँ पे आके मिलती है। इसके बाद में काली सिंध नदी जो है वो चंबल नदी में मिलती है। काली सिंध नदी में परवन नदी और आहू नदी दोनों नदियां मिलती है पहले। फिर इसके बाद में अंधेरी नदी और पार्वती नदी, ये फिर इसके बाद में सीप नदी, फिर कुन्नू नदी। इधर से जो है वो गुंजाली नदी, बामणी नदी, कुराल नदी। फिर आप सभी को इस नदी के बारे में तो पता ही है, राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी बनास नदी, और जो कि मतलब चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो आ जाती है वो बनास नदी आ जाती है। इसमें मिलने वाली यानी कि बनास नदी में मिलने वाली जो नदियां आती है वो कोठारी नदी, खारी नदी, डाई नदी, सहोदरा नदी, ये सारी चीजें आती है। तो मैंने इतना अच्छा चित्र बनाया है सुंदर सा, तो आप या तो इसके नोट्स बना लो या फिर जो वो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट्स बना लेना। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम जो हुई नदियों के बारे में पढ़ेंगे।
काली सिंध और आहू नदी के संगम पे आता है। और गागरोन दुर्ग आता कहाँ पे है, तो ये झालावाड़ में आता है। झालावाड़ के भी कहाँ पे आता है, तो गागरोन में आता है। झालावाड़ के भी गागरोन में आता है और काली सिंध और आहू नदी के संगम पे आता है। और अगर हम बात करें तो काली सिंध की जो सहायक नदियां आती है वो परवन नदी आ जाती है, आहू नदी आ जाती है। यानी कि काली सिंध नदी की सहायक नदी आहू नदी, परवन नदी आती है। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, पहले हमने देखा था छोटी काली सिंध नदी। छोटी काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। फिर ये झालावाड़ में प्रवाहित होती होती और फिर चंबल नदी में जाके मिल जाती है। फिर हमने बात करी थी काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी की दो सहायक नदियां आहू नदी, परवन नदी, ठीक है। और आहू नदी और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर जो है वो गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। गागरोन का दुर्ग गागरोन झालावाड़ में बना हुआ है। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है बाकली गांव, देवास, मध्य प्रदेश से जो है इसका उद्गम होता है। राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ पे होता है, तो बिंदा गांव, झालावाड़ में जो है राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों में आ जाता है, तो मध्य प्रदेश में आता है, उसके बाद में राजस्थान के झालावाड़ जिले में आता है, और उसके बाद में बारां में आता है, फिर उसके बाद में कोटा में आता है। कोटा के नोनेरा नामक स्थान पे जो है ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो इसका संगम पॉइंट या विलीन पॉइंट जो आता है वो नोनेरा गांव आता है। और नोनेरा गांव में एक एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे कपिल मुनि की तपोस्थली आ जाती है, ठीक है। तो आप फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं कि इसकी और सहायक नदियां कौन कौन सी आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो एक और सहायक, मिटाने का तो मन नहीं कर रहा, इस मैप को बहुत मुश्किल से समझाया है, यही मिटा लेते हैं, मिटा लेते हैं। जैसे हमारे स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पट्टी पे जैसे कुछ लिखते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि मैम इसको मिटा लाएं क्या, तो वही नाम। बहाव क्षेत्र कौन कौन से आ जाते हैं, तो झालावाड़, बारां, यानी कि इसके बहाव क्षेत्र झालावाड़, बारां और इसके साथ में कोटा जो है वो इसके बहाव क्षेत्र आ जाते हैं। कोटा, ठीक है, कोटा जो है वो इसके बहाव क्षेत्र आ जाते हैं। यानी कि हम बात कर रहे थे आहू नदी के बारे में, तो इसका उद्गम सुनेर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है, तो नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। विलीन कहाँ पे जाके हो जाती है, तो गागरोन में, झालावाड़ में, काली सिंध नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद में हमने बात करी थी इसका बहाव क्षेत्र सिर्फ एक जिले में आता है, झालावाड़ में आता है। फिर हमने बात करी थी कि मतलब तीसरी नदी परवन नदी के बारे में। तो परवन नदी का उद्गम जो वो मालवा के पठार से होता है। मालवा के पठार में भी अजनार और घोड़ा पठार दो संयुक्त नदियों के, यानी कि दो संयुक्त धाराओं के रूप में जो है ये प्रवाहित होती है। उसके बाद में परवन नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में आ जाता है, तो झालावाड़ में आता है, बारां में आता है और कोटा में आता है। अगर हम बात करें तो परवन नदी जो है वो राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे करती है, तो खरी बोर झालावाड़ से जो ये राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ में मतलब कि एक मनोहर थाना दुर्ग आता है जो कि परवन नदी और काली खोह नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है, जो कि आपसे क्वेश्चन कर लेंगे। और एक जो है वो शेरगढ़ अभ्यारण्य आता है जो कि बारां में आता है, जो कि परवन नदी के ऊपर आता है। शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों की शरणस्थली के लिए जाना जाता है, तो ये आप नोट करो फटाफट से। फिर हम जो है वो अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारी नदी आती है निमाज या नेवेज नदी। माधोपुर में, चंबल में विलीन हो जाती है। सीप नदी जो है वो श्योपुर मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, और फिर इसके बाद में खंडार तहसील सवाईमाधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद में नदी आती है गुंजाली नदी। लेकिन गुंजाली नदी के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने बात करी थी निमाज या नेवज नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो निमाज या नेवज नदी का उद्गम राजगढ़ मध्य प्रदेश से होता है। विलीन कहाँ पे होती है, तो झालावाड़ में प्रवाहित होती होती ये परवन नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद में नदी आती है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सीहोर गांव कहाँ पे आता है, तो मध्य प्रदेश में आता है। लेकिन पार्वती नदी का हमारे राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, तो करियाहट गांव बारां से जो वो राजस्थान में प्रवेश होता है। चंबल में विलेज जो है वो कहाँ पे होती है, तो ये पेलिया गांव जो कि सवाईमाधोपुर में आता है, वहां पे जाके चंबल नदी में विलय हो जाती है। इसके बहाव क्षेत्र के कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो बारां, कोटा, सवाईमाधोपुर आ जाते हैं।
राजस्थान और मध्य प्रदेश को 2 बार ये सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि जो ये पार्वती नदी जो आती है वो राजस्थान से और मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा का निर्धारण करती है। एक तो इधर से जाती है तब, और एक जो है वो बारां की साइड से होकर जाती है तब सीमा का निर्धारण करती है। बारां का जो किशनगंज शहर जो आता है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट नदी के बारे में हमने बात करी थी अंधेरी नदी। अंधेरी नदी का उद्गम जो वो मध्य प्रदेश से ही होता है, लेकिन ये विलीन कहाँ पे जाके होती है तो अटरू। अटरू कहाँ पे आता है तो बारां में आता है, कि नजदीक पार्वती में हो जाती है। कुन्नू नदी, कुन्नू नदी का उद्गम जो वो शिवपुरी मध्य प्रदेश से होता है, करौली के निकट चंबल में ये विलीन हो जाती है। यानी कि कुन्नू नदी जो है वो कहाँ से विलीन होती है तो ये करौली के निकट जो है वो चंबल नदी में विलीन हो जाती है। राजस्थान में इस नदी का प्रवेश कहाँ से होता है तो अजीब सा नाम है मुशेड़ी गांव बारां से जो है वो कुन्नू नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है। कुन्नू नदी के प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से आ जाते हैं तो मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर बारां में, फिर करौली में। सीप नदी, सीप नदी का उद्गम जो वो श्योपुर मध्य प्रदेश से होता है उद्गम। विलीन कहाँ पे जाके हो जाती है तो खंडार तहसील सवाईमाधोपुर में जाके चंबल में विलीन हो जाती है, यानी कि खंडार तहसील सवाईमाधोपुर में जो ये चंबल नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट नदी हमारी आती है गुंजाली नदी। गुंजाली नदी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेंगू कहाँ पे आता है चित्तौड़गढ़ में आता है। इसके बाद में अगली नदी हमारी आती है ईज नदी। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट से होता है। उसके बाद में ये नदी जो वो डाबी वन चित्तौड़गढ़ में जाके मिल जाती है। उसके बाद में छोटी मोटी नदी आती है जो कि आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में बेसिक से जानकारी पूछेंगे, यानी कि जो बामनी नदी, यानी कि बामनी नदी जो आती है ये भैंसरोडगढ़ और भैंसरोडगढ़ दुर्ग, यानी कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो बामनी नदी और चंबल नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और बामनी नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है तो इसका उद्गम जो वो हरिपुरा की पहाड़ियाँ आती हैं जो कि बेंगू चित्तौड़गढ़ में आती है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका संगम कहाँ पे हो जाता है तो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग आता है, वहाँ पे चंबल नदी आती है, वहाँ पे जाके मिल जाती है बामनी नदी। यानी कि आप एक चुलिया जलप्रपात भी बना हुआ है जिसकी कुल ऊंचाई जो है वो 18 मीटर आ जाती है। चुलिया जलप्रपात 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में आता है। अब जो है वो इसके आगे जो और नदियाँ आती है वो हम अगले सेशन में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय।